हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम जोन। आज से हम शुरू करने वाले हैं सिक्स्थ क्लास से लेकर 10th क्लास तक की सभी एनसीईआरटी का कंप्लीट बैच शुरू करेंगे। तो इसमें हम सिक्स्थ क्लास से बेसिक लेवल से शुरू करते हुए आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो भी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपकी जो आपने देखा होगा वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें सिलेबस में यदि आपकी साइंस से पूछी जाती है तो उसमें लिखा होता है कि साइंस जो एनसीईआरटी की 10th अप टू 10th लेवल तक पूछी जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करने वाले हैं सिक्स्थ क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी। और अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले जिसमें लगभग 25 नंबर की साइंस पूछी जो कि बहुत ज़्यादा होती है 25 नंबर की। तो हम बहुत बढ़िया तरीके से शुरू करने वाले हैं सिक्स्थ बेसिक लेवल से लेकर 10th तक की हम सभी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सिक्स्थ क्लास के चैप्टर 1 से। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इस अध्याय में हम देखने वाले भोजन के बारे में और यह आता कहाँ से है ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक दिया हुआ है क्या, संघटक दिया हुआ है। तो संघटक क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो संघटक का मतलब होता है मतलब कोई पदार्थ जो जिन जिन ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है वो क्या कहलाते हैं, उसके संघटक कहलाते हैं। जैसे आपको पता होगा जल होता है जो H2O, आपको पता है H2O उसका फॉर्मूला होता है वो क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो हम बोलेंगे कि इसके संघटक क्या है, तो संघटक होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसे यदि आप मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना, मिश्र धातु में यदि आप पढ़ते हैं कांसा, तो कांसा क्या तांबा और टिन से मिलकर बनता है। तो आप पूछेंगे उसमें क्या आगे है, जैसे कि क्या है कांसा, तो कांसा कौन कौन से संघटकों से मिलकर बनता है। तो हम देखेंगे कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है। तो उसमें संघटकों का परसेंटेज पूछते हैं कि तांबा कितने परसेंट होता है और टिन कितने परसेंट होता है। इस प्रकार से संघटक का मतलब होता है कि जो जिन जिन वो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है वो सभी उसके क्या संघटक कहलाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि क्या है, पके चावल है आपको। तो पके चावल को बनाने में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है आपके लिए। तो इसके लिए क्या हमें कच्चे चावल की ज़रूरत पड़ेगी और क्या पानी की ज़रूरत पड़ती। तो पानी और कच्चे चावल क्या होगा, इसके संघटक हो गए। इसी प्रकार से यदि हम क्या सब्जी बनाना चाहते सब्जी, तो सब्जी के लिए हमें कई प्रकार के संघटक की आवश्यकता होती है। जैसे नमक हो गया आपका, मसाला, तेल आदि, ये सभी क्या है इसके संघटक हैं सब्जी के। और इसके साथ ही सब्जी बनाने के लिए कच्ची सब्जी की भी आवश्यकता होती है। तो ये कच्ची सब्जी भी ये सभी क्या होगा इसके संघटक हो गए। तो अब हमने संघटक के बारे में देखा। अब हम देखने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ, कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं। तो खाद्य पदार्थ जो बेसिकली होते हैं वो क्या, जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। देख सकते हैं आप ये सभी क्या है खाद्य पदार्थ हैं भोजन के रूप में। ये क्या मछली है, इडली है, ये सभी जो भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं आपके खाद्य पदार्थ हैं। तो अब खाद्य पदार्थों के बारे में दिया है कि खाद्य सामग्री देखते हैं सबसे पहले। तो खाद्य सामग्री वो ये है जैसे गेहूँ है, चावल है, धान, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सभी हम क्या खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये सभी खाद्य सामग्री हो गई। अब हम देखेंगे कि उनके स्रोत क्या है खाद्य सामग्री के। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो खाद्य सामग्री स्रोत के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक होती है पादप स्रोत, एक होता है जंतु स्रोत। तो जंतु स्रोत मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और पादप स्रोत मतलब जो हमें खाद्य सामग्री पादप से प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है, उसे हम बोलते हैं पादप स्रोत। तो पादप स्रोत जैसे कि आपके ये गेहूँ है, चावल है, ये सभी क्या हैं, जी आपके गेहूँ, चावल, धान, ये सभी हैं आपके पादप स्रोत। जबकि जंतु स्रोत जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं ये सभी है जैसे दूध। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी इन सभी से दूध प्राप्त होता है। तो ये जंतुओं से प्राप्त होता है, इस कारण से ये क्या है जंतु स्रोत है। अंडा है, मुर्गा है, मछली, झींगा, मांस, ये सभी क्या हो गए आपके जंतु स्रोत हो गए। अब हम आगे देखने वाले हैं भोजन के रूप में पौधे के भाग। तो भोजन के रूप में हम पौधे के कौन कौन से भाग को ग्रहण करते हैं। तो इसके आधार पर हम देखने वाले हैं कुछ पौधे क्या हैं फलों को भोजन खाते हैं। कुछ पौधे के जो फल होते हैं उनको हम भोजन के रूप में लेते हैं, जबकि कुछ जो पौधे होते हैं उनके जड़ या किसी के तना को या पुष्प को ग्रहण करते हैं। जैसे आपको यहाँ चित्र में दिख रहा होगा पुष्प। तो पुष्प के रूप में भी हम पौधे के कुछ भाग लेते हैं। जैसे कि आपका इसमें उदाहरण दिया हुआ है
कि सीताफल के आपके फूलों को चावल की जो है पिट्ठी में डुबो कर तलकर पकौड़ा, तो बोल रहा है सीताफल के जो है ना फूल हैं उनके आप पकौड़े बना के भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से बोल रहा है आप पुष्प का जो है खाने के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फूल गोभी भी एक प्रकार का क्या है, फूल है। अब बात आती है क्या फल की, तो फल को तो आपको पता ही है, हम बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं, ये सभी फल ही होते हैं पौधे के, तो इनको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से अब आगे आप देख सकते हैं तना है जैसे, तो तना क्या, आलू तना होता है, तो आलू तना होता है तो हम आलू को जो है तने के रूप में ग्रहण करते हैं। तो तना भी क्या, हम पौधे के तने को भी खाते हैं, जो कि हम आलू के रूप में खाते हैं। इसी प्रकार से आप पत्ती देख सकते हैं, पत्ती है आपकी, जैसे हम पालक की भाजी खाते हैं तो वो क्या है, पत्ती है। इसी प्रकार से हम कुछ पौधे की जो जड़ें भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गाजर है, गाजर एक जड़ होती है। इसी प्रकार से मूली भी जड़ है, तो हम इनको भी क्या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हम पौधे के विभिन्न भागों को विभिन्न विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपयोग करते हैं खाने के रूप में। तो यहाँ पे एक देखने लायक है कि प्रारोह तंत्र क्या होता है। तो जो देखो, एक होता है प्रारोह तंत्र, एक होता है मूल तंत्र। तो जो आपके ज़मीन से जो नीचे जड़ें होती हैं वो जड़ें जो सभी कहलाती हैं मूल तंत्र। जड़ों को अपन क्या बोलते हैं, मूल। और ऊपर का जो जड़ों के ऊपर जो भी भाग होता है उसे हम बोलते हैं प्रारोह तंत्र बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं जड़ें भी दो प्रकार की होती है। एक तो जो पौधे में सीधी जो नीचे की ओर जा रही ये भी जड़ें हैं, ये प्राथमिक मूल कहलाती है। इसके बाद जो इनसे निकल के जो सहायक मूल निकलती है, जड़ें निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं अपन द्वितीयक मूल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पौधे के विभिन्न भागों को जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ पे एक अन्य सामग्री दी हुई है, मूंग है, जो साबुत मूंग और अंकुरित मूंग। यदि आप मूंग को भिगोने के लिए डालते हैं तो 1-2 दिन में ये अंकुरित हो जाती है। ये भी अच्छा एक खाद्य सामग्री है, इसे हम खाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से चने भी दिए हुए हैं, आप चने को भी भिगो करके उनमें जो अंकुरित हो जाते हैं तो अंकुरण के पश्चात आप इनको खा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी खाद्य सामग्री है। अब आगे दिया हुआ है जो मधुमक्खी होती हैं वो छत्ते में क्या शहद को एकत्रित करती है, भंडारित कर लेती हैं। तो आगे अब हम देखने वाले हैं जंतु क्या खाते हैं। तो इसमें कुछ दिए हुए कुत्ता, बिल्ली, भैंस और बकरी। आप जानते हैं ये सभी क्या खाते हैं, जैसे भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सभी क्या घास खाते हैं। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ गिलहरी, गिलहरी क्या है, अखरोट खाती हुई चित्र दिखाया हुआ है। तो गिलहरी अखरोट खाती है। तो ये हमने देखा कि विभिन्न जंतु भोजन के रूप में क्या खाते हैं। तो इस जो खाने के आधार पे हम जंतुओं को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक दिया हुआ है शाकाहारी जंतु, और दूसरा मांसाहारी, और तीसरा सर्वाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु वे जंतु हैं जो भोजन के रूप में केवल पेड़ पौधों से जो भोजन ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार से मांसाहारी जंतु है, तो मांसाहारी जंतु वे हैं जो भोजन के रूप में मांस को ग्रहण करते हैं या दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे पर जो है निर्भर रहते हैं खाने के लिए, उन्हें बोलते हैं मांसाहारी जंतु। जबकि सर्वाहारी जंतु वे होते हैं जो भोजन के रूप में पौधों से भी प्राप्त करते हैं भोजन और दूसरे जंतुओं पर भी निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं आपके सर्वाहारी जंतु। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में देखा भोजन और इसके बारे में कि यह कहाँ से प्राप्त होता है। तो हम देखने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो शब्द देखा, संघटक। तो आप समझ गए होगी संघटक क्या होता है। उसके बाद में हमने खाद्य पदार्थ के बारे में देखा कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये हमें 2 रूप से प्राप्त होते हैं, एक तो हमें जंतुओं से, दूसरा पादप से भी प्राप्त होते हैं। और इसके बाद हमने पौधे को देखा कि पौधे के विभिन्न भागों का हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ से आपको अगली कक्षाओं में बहुत बढ़िया सवाल मिलेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, वो उसमें से पूछेंगे कि इनमें से क्या जड़ है या क्या तना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, जो कि हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। और भोजन ग्रहण करने के आधार पर हमने देखा कि ये 3 प्रकार के जंतु होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु। तो इस अध्याय में हमने देखा कि भोजन के स्रोत के बारे में, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस अध्याय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन अगला जो अध्याय सेकंड होगा वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके भोजन के घटक। तो इसमें भोजन के सभी घटक दिए हुए, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी हम अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं।
और यदि हम इनको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जानना आवश्यक है। तो ये सभी हम सेकंड चैप्टर में देखने वाले हैं। ये है कार्बोहाइड्रेट और ये आगे देखते हैं वसा और ये विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी दिए हुए हैं। इसके बाद में कुछ खनिज लवण दिए हुए, ये सभी हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे यदि आप इनको ग्रहण नहीं करते तो आपको किस प्रकार से ये बीमारियां हो सकती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं ये सीरीज आपको कैसी लगी। तो देखते हैं सेकंड अध्याय में। धन्यवाद।